एकोमोडेट, लैंग्वेज या फिर भाषा के लेवल पे इस शब्द का मीनिंग देखें तो कोई भी ऐसा छोटा सा बदलाव जिससे हमें इच्छा अनुसार रिजल्ट मिल सके। कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी हमारी आंख की भी होती है, कहा जिसको जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे आई लेंस की ये एबिलिटी जहां पे वो अपने कर्वेचर को यानी कि अपने घुमाव को एडजस्ट करने की काबिलियत रखता है ताकि वो अलग अलग दूरी पे स्थित ऑब्जेक्ट्स को क्लैरिटी के साथ अच्छे से देख सके। हमारी आई की इसी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे इस सेशन के अंदर। बात को एक सवाल से शुरू करते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से चेंज होता है वैसे वैसे कर्वेचर में चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। इस सवाल का जवाब अब ढूंढें तो इसके सवाल में ही दो वर्ड्स पकड़ते हैं, एक है ऑब्जेक्ट और एक है इमेज, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो आई के सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी इमेज देखते हैं कि रेटिना के ऊपर बनती है तो कैसी दिखाई देती है। वो दिखाई दे सकती है कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इस एक्सप्लेनेशन को समझ पाने के लिए आपको कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए, जो हमने चैप्टर 10 के एक टॉपिक के अंदर कर रखा है। अब बात को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे दिखा रखा है एक ऑब्जेक्ट जिसकी रेस पड़ रही है आई लेंस के ऊपर और रिफ्रैक्शन के बाद उसकी इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। अब इसी केस के अंदर बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हुए सिर्फ एक चीज़ चेंज करते हैं और वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आते हैं लेंस के और अब हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी चेंज करने से इमेज की भी दूरी चेंज हो गई है। इस बार इमेज बनती है लेंस के पीछे, और क्योंकि हम जानते हैं कि इमेज को हम तभी देख सकते हैं जब वो बनती कहाँ पे है, रेटिना के ऊपर, तो इस केस में हम इमेज को नहीं देख सकते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेकंड रुकते हैं और एक सवाल और एड्रेस करते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, और वो ये कि ऑब्जेक्ट जब हम लेंस के पास लाए तो इमेज दूर क्यों चली गई। अब ये वो बात है जो हम कन्वेक्स लेंस में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाया जाता है वैसे वैसे जो इमेज बनती है वो लेंस से दूर होती जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेंस को सॉल्व करना है, उसको इमेज को वापस रेटिना के ऊपर लाना है। वो काम वो कैसे कर सकता है, इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए हम देखते हैं तीसरा और आखिरी केस, जहाँ पे लेंस का जो कर्वेचर है, जो घुमाव है, वो चेंज हो चुका है। वो इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस एक सिंगल चेंज से इमेज वापस रेटिना के ऊपर आ चुकी है। अब अगेन एक सवाल आता है इस पॉइंट पे कि लेंस के घुमाव बढ़ा देने से इमेज वापस रेटिना पे कैसे आ गई। तो इस बात को समझते हैं। जब हमने लेंस का कर्वेचर किया ज़्यादा तो वहाँ पे क्या और कोई बदलाव आया लेंस के अंदर? लेंस में बदलाव आया और वो आया उसकी फोकल लेंथ में। जब कर्वेचर था कम तो फोकल लेंथ थी ज़्यादा, और वहीं पे दूसरे केस में जब कर्वेचर था ज़्यादा तो फोकल लेंथ थी कम। इस फोकल लेंथ के चेंज होने से ही यहाँ पे दूसरा बदलाव आ रहा है। ध्यान करो, लेंस टॉपिक के अंदर हमने पावर ऑफ लेंस नाम का एक पोर्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिकली ये सीखा था कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस की, वो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी कि वो रेस को कितना कन्वर्ज करता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी एक डिटेल के ऊपर हमारा जो आई का लेंस है वो इमेज के डिस्टेंस में एकोमोडेशन, एक एडजस्टमेंट कर पाता है। इसी एक बात को यहाँ पे देखते हैं। पिछली बार क्योंकि फोकल लेंथ थी ज़्यादा तो लेंस वहाँ पे रेस को कम बेंड कर रहा था और वो आगे जाके मिल रही थी, जबकि इस बार जब फोकल लेंथ हो गई कम तो लेंस ने क्या किया, रेस को ज़्यादा बेंड किया और वो पहले ही रेटिना के ऊपर आके मिल गई। और यही हमारा गोल था कि इमेज वापस बन जाए कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। तो अब इस पॉइंट पे इस पूरी एक्टिविटी का अगर हम निष्कर्ष निकालें, ऑब्जर्वेशन निकालें, तो वो ये कहता है कि जब हमारी आंख पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देखती है तो उसके लेंस का जो कर्वेचर होता है, जो घुमाव होता है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। जितना पास होगा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा होगा लेंस का कर्वेचर। अच्छा, इस पॉइंट पे एक बात और जान लो कि जो डायग्राम्स हमने अभी पावर ऑफ अकोमोडेशन समझने के लिए देखे थे वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड डायग्राम्स प्रेजेंट हैं जो दिखते हैं कुछ ऐसे। ये डायग्राम्स पावर ऑफ अकोमोडेशन को प्रॉपरली नहीं समझाते हैं। ऑल्दो अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आप पहले वाले डायग्राम्स ना बना के यही वाले बनाइएगा। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तीनों डायग्राम्स बिल्कुल उन्हीं डायग्राम्स के पैरेलल समझ लीजिए जो हमने पहले करे, जिसमें ये पहले वाला केस दिखाता है जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन दूरी पे था तो इमेज बन रही थी रेटिना के ऊपर। फिर दूसरे केस में आ जाएं तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज चली गई रेटिना से आगे।
और फिर तीसरा और आखिरी केस दिखाता है कि जब कर्वेचर को वापस इंक्रीज कर दिया गया तो इमेज वापस रेटिना के ऊपर आ गई। बाकी फोकल लेंथ और बाकी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी डिटेल्स ये डायग्राम नहीं दिखा पाता है, तो वो पहले वाले डायग्राम्स रख लीजिए कंसेप्ट समझने के लिए और ये वाले डायग्राम्स एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए। ये हो जाती है आई में पावर ऑफ अकोमोडेशन के एक हिस्से की बात। अब इसके बाद चलें दूसरे हिस्से की तरफ और देखें डायरेक्ट हमारे ऑब्जर्वेशन क्या हो सकते हैं। तो ये होगा केस जब आई हमारी फार ऑब्जेक्ट्स को व्यू करती है, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को। और इस केस में हम सोचें तो रिजल्ट्स पिछली बार से ऑपोजिट होने चाहिए, यानी कि इस बार लेंस का कर्वेचर होना चाहिए डिक्रीज। तो चलिए इसी बात को चेक करते हैं। बिल्कुल पिछली बार की तरह देखें तो पहला केस हमारा हो जाएगा ये, जहाँ पे आई सबसे शुरू में देख रही है किसी एक पास के ऑब्जेक्ट को और इमेज इस ऑब्जेक्ट की बन रही है रेटिना के ऊपर, यानी कि हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। अब इस मोमेंट पे हम बाकी सारी चीज़ों को सेम रखते हुए सिर्फ एक चीज़ चेंज करते हैं और वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इस बार हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके चले जाते हैं और तब देखते हैं कि इमेज पे क्या फ़र्क आता है। इस बार हमारी इमेज बनती है रेटिना के सामने, और अब क्योंकि ये इमेज रेटिना पे नहीं बनी है तो हमारी आई इसको इस केस में नहीं देख पाएगी। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे भी ये सवाल पूछें कि ये इमेज रेटिना के सामने क्यों बनी, तो अगेन हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू गेन करी हुई नॉलेज पे जाएं तो वहाँ पे हमने सीखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाता है लेंस से दूर वैसे वैसे इमेज आती है लेंस के पास। यही कारण है कि इस बार इमेज बनी है रेटिना के सामने और लेंस के पास। अब सवाल ये आता है कि हमारी आई इस इमेज को वापस रेटिना के ऊपर कैसे ले जा पाती है। तो जवाब इसका शायद आप सोच भी सकते हो, वो इस काम को करती है अपने कर्वेचर को डिक्रीज करके, यानी कि लेंस को थिन करके। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि लेंस हो गया है थिन तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, और क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है तो इसका मतलब लेंस की बेंडिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है। यही कारण है कि जिन रेस को पहले वो जल्दी कन्वर्ट कर रहा था और इमेज को बना रहा था रेटिना के सामने, अब वो उन्हीं रेस को धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि कम कन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण इमेज आगे जाकर वापस बन जाती है रेटिना के ऊपर और हमारी आई अब इस इमेज को देख सकती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी आई फार ऑब्जेक्ट्स को व्यू करती है तो हमारे लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इन तीनों केसेस की मदद से जो हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन इस बार समझ ली, इनका भी एक सिंपलर वर्जन कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है बुक्स के अंदर। इसको अब हम ईजिली समझ सकते हैं। ये तीनों केसेस वही सेम बात करते हैं जो हमने अभी अभी सीखी हैं, जहाँ पे ये पहले वाला केस दिखाता है हमारी आई के पास रखा कोई ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर। फिर ये दूसरा केस दिखाता है कि आई के उसी कर्वेचर के साथ जब वो ऑब्जेक्ट चला जाता है बहुत दूर तो इमेज बनती है इस बार रेटिना के सामने और हम उस इमेज को नहीं देख पाते हैं। फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाता है ये हम देख सकते हैं इस तीसरे वाले केस में, जहाँ पे लेंस का कर्वेचर हो जाता है थिन और वही इमेज जो रेटिना के सामने बन रही थी वो इस बार बनती है वापस रेटिना के ऊपर। तो एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि फार ऑब्जेक्ट में पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे होता है तो ये 3 केसेस आप दिखा सकते हैं। इसी के साथ हम सीख लेते हैं कि हमारी आई में पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे वर्क करता है। तो वेरी वेल डन टू यू ऑन कंप्लीटिंग द टॉपिक। और इससे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के ऊपर, जहां पे हम 5 ऐसे डिफेक्ट्स की बात करेंगे जो पैदा हो जाते हैं अगर हमारी आँख की पावर ऑफ अकोमोडेशन वीक हो जाती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अभी के लिए बाय बाय।